नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। बिहार में जब भी रोजगार की बात चलती है तो अक्सर रोजगार की समस्या की बात भी साथ ही चलने लगती है। रोजगार की समस्या बिहार में है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, लेकिन इसी बीच बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो अपना रास्ता निकाल रहे हैं। वो रास्ता निकाल रहे हैं, जो भी परीक्षाएं होती है, विभिन्न परीक्षाएं बिहार में आयोजित होती है, उसमें सफलता हासिल करके वो खुद को उसमें साबित करते हैं और फिर वो रास्ता निकलता है। रोजगार के भी अवसर मिलते ही हैं। रोजगार के अवसर में यदि हमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक भी अगर कह लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे अधिक रोजगार शिक्षक के क्षेत्र में, शिक्षक की नौकरी में रोजगार के अवसर सबसे अधिक बिहार में है। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि अपने जीवन यापन का साथ ही साथ एक अध्यापन जैसे एक प्रेस्टिजियस वर्क कहें कि शिक्षक, चूंकि एक शिक्षक गुरु की महिमा अपरंपार है, शुरू से लिखी गई है और एक शिक्षक बनना एक गौरव की भी बात होती है। बिहार में अगर शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है, जो भी सिस्टम है, इसमें एक परीक्षा का नाम आप जरूर सुनते होंगे, सीटीईटी, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। सीटीईटी की परीक्षा पास करना और साथ ही साथ बिहार के लिए अलग से एक बीटीईटी, जो कि शायद इन दिनों थोड़ा सा विलंब है, उसमें हो रहा है, बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें सफलता कैसे हासिल करें, और सफलता के लिए आपको बता दें कि सफलता हासिल कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र कर रहे हैं। अभी भी आप सोशल मीडिया पर जब हाल में आपने देखा होगा जिसमें परिणाम सामने आए थे, उस समय में कई सारे छात्रों ने, स्थानीय छात्रों ने या बाहर के भी छात्रों ने उसके परीक्षा परिणाम, रिजल्ट शीट उसने पोस्ट किया था और उस पर बधाई भी उन्हें मिली थी और वो काफी खुश थे कि सीटीईटी की परीक्षा में क्वालिफाई कर गए हैं, यानी कि आगे शिक्षक बनने का रास्ता उनका लगभग साफ है और शिक्षक उन्हीं में से चुना जाएगा जो इस परीक्षा को पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं सीटीईटी में। सीटीईटी में कैसे सफलता हासिल करें, इसके लिए जब हमने कुछ जानना चाहा तो मधेपुरा में एक संस्था का नाम सबसे ऊपर आया, वो था A to Z कोचिंग सीटीईटी क्लासेज। हमने जब इसके बारे में जानकारी ली तो जानकारी मिली और पता चला कि इस बार भी 2022 में भी यहां से करीब 300 छात्रों ने परीक्षा दी थी यहां से पढ़ के, जिसमें से कि 200 छात्र कम से कम क्वालिफाई किए, मतलब 70%, 75% के आसपास क्वालिफाई किए। वो भी क्वालिफाई किए सेंट्रल के लिए क्वालिफाई किए, जबकि बिहार के लिए इस सफलता का प्रतिशत, बिहार में शिक्षक बनने के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, उसके लिए इस कोचिंग संस्थान की सफलता की दर 95% के आसपास थी। थोड़े से उलझे हुए शब्द हैं कि बिहार के लिए या कैसे है, या फिर सेंट्रल के लिए कैसे है, या सीटीईटी कैसे है, और फिर बीटीईटी कैसे है। तो यहां हमारे साथ अभी हैं, हम बताते चलें, परिचय कराते चलें कि हमारे साथ A to Z कोचिंग सीटीईटी क्लासेज के डायरेक्टर्स हैं, गौतम कुमार हमारे साथ हैं, और जो इसकी तैयारी कराते हैं और मधेपुरा के छात्रों को, ढेर सारे छात्रों को, सैकड़ों छात्रों को क्वालिफाई कराने में इनकी एक बड़ी भूमिका रही है। गौतम कुमार हमारे साथ हैं, एमए है, बीएड है, क्वालिफिकेशन बताते हैं, और डीएलईड है, मतलब डीएलईडी भी है। कौशल किशोर है, ये भी डायरेक्टर है और इनका भी क्वालिफिकेशन वही है, एमए है, बीएड है, डीएलईडी भी ये खुद पास है। और यहाँ ढेर सारे छात्रों को, मधेपुरा के आसपास के छात्रों को रोजगार दिलाने में एक इनकी महती भूमिका है और ये बेहद सराहनीय है। हम ढेर सारी टिप्पणियों पर आएंगे। सबसे पहले हम स्वागत करें गौतम जी और कौशल किशोर जी, आपका स्वागत है एमटी लाइव में। और हम सबसे पहले इससे पहले हम टिप्पणी लें, हम शुरुआती जो एक प्रश्न जो हमें भी समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, जब बात करते हैं तो लोग अक्सर हमसे भी पूछ देते हैं और हम भी थोड़ा सा उसमें समझाने में असमर्थ हो जाते हैं। ये क्या है, ये सीटीईटी क्या है,
फिर आपको बीटीईटी क्या है, कभी कभी एक शब्द आते हैं एसटीईटी आते हैं, तो ये क्या बीएड है, डीएलएड है। अचानक इस शिक्षक बनने के क्रम में ये इतने सारे शब्द अचानक आ गए हैं कि हमें लगता है क्या कि ये शब्द जो है हम जैसे लोगों को भी उलझा करके रखते। तो ये क्या थोड़ी सी आप लोग सम्मिलित रूप से दोनों से मेरा सवाल रहेगा, जो समझा सकें कि ये सीटीईटी क्या है, बीटीईटी क्या है। तो सबसे पहले मैं एमटी लैब के जितने भी दर्शक हैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मधेपुरा के जितने भी वासी हैं सबका स्वागत करना चाहता हूं। और मैं जैसा कि सर ने बताया, मैं आप लोगों को सीटीईटी के बारे में बताता चलूं कि सीटीईटी है क्या। जैसा कि सर ने बताया कि यह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसके माध्यम से आपको बिहार समेत भारत के विभिन्न शहरों में शिक्षक बनने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। मैं इसके बारे में और विस्तार से भी बताऊंगा, आप जितने भी दर्शक हैं वो ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। तो सीटीईटी की परीक्षा सीबीएसई के द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजित की जाती है, और इस वर्ष सीटीईटी की परीक्षा सीबीएसई के द्वारा आयोजित की गई, जो कि पहली बार ऑनलाइन मोड में किया गया, और यह परीक्षा एनटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। सीटीईटी में कुल 5 विषयों की परीक्षा होती है, जो 2 पालियों में 2 पेपरों में आयोजित की जाती है, जिसमें एक पेपर 1 होता है और दूसरा पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो एक मिनट हम सर बीच में ही रोकना चाहेंगे, क्योंकि एक टिप्पणी आ रही है कि आवाज सही कीजिए। हमें बता दें कि करीब करीब हमें लगता है 2 दर्जन से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। क्या हमारी आवाज सही आ रही है? एक बार हमें कह दें, ताकि कई जो जानकारियां हम दे देंगे और बाद में हमें पता चलेगा कि आवाज सही नहीं थी, तो फिर वो हमें भी अफसोस होगा और आप तक भी सही बात नहीं। एक बार जो 2 दर्जन से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, कृपया उनमें से कुछ 1-2 लोग टिप्पणी कर दें कि आवाज सही है या नहीं है। आवाज अगर हमारी सही है या वीडियो क्वालिटी अगर सही है तो कृपया ये हमें बता दें, लिख करके यस या हाँ लिखें, उसमें हम समझ जाएंगे कि आवाज हमारी सही है। आपकी टिप्पणी का इंतजार है, उसके बाद हम हमें लगता है सिर्फ एक दर्शक ने आवाज के बारे में कहा था। हमें लगता है आवाज सही होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल, चलिए, टिप्पणी आवाज के बारे में आ रही है, और हर्षवर्धन राठौड़ जी लिख रहे हैं एकदम साफ आवाज आ रही है। राधिका यदुवंशी भी कह रहे हैं यस जी। चलिए सर, आगे उसमें सीटीईटी के बारे में जो बता रहे हैं। जैसा कि मैं बताता चलूं आप लोगों को सीटीईटी की परीक्षा प्रत्येक वर्ष सीबीएसई के द्वारा आयोजित की जाती है, जो हर एक 6 मंथ पर सीबीएसई आयोजित करती है। इस परीक्षा में टोटल 2 पालियों में छात्र को इम्तिहान परीक्षा देना पड़ता है, जिसमें एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2 होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 150 यानी 150 अंक के सवाल पूछे जाते हैं, और प्रत्येक सवाल 1 अंक के होते हैं, जिनमें एक सही जवाब पर आपको 1 अंक दिए जाते हैं। चूंकि यह एक ऐसा कंपटीशन एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक अंक आपको नहीं मिलता है आपके गलत जवाब पर। आप यदि गलत जवाब भी देते हैं तो आपके सही के अंक नहीं काटे जाते। टोटल यह 150 मार्क का एग्जाम होता है, जो 5 भागों में बटा हुआ है। मैं आपको सबसे पहले पेपर 1 की सिलेबस को मैं एक बार समझाता चलूं। पेपर 1 में कुल 5 विषय होते हैं, जिसमें पहला विषय सीडीपी होता है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। हिंदी में इसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 30 सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट होता है इसमें पेपर 1 के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल पेडागोजी, जिससे भी आपको 30 सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल पेडागोजी, इससे भी आपको 30 सवाल पूछे जाते हैं। और 2 लैंग्वेज पेपर हमारे पास चूज करने के लिए होते हैं, जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 होते हैं। इसमें टोटल 20 भाषाओं का हमें विकल्प मिलता है। इन 20 भाषाओं में से हम किन्हीं एक भाषा को लैंग्वेज फर्स्ट में और लैंग्वेज 2 में दूसरी भाषा को हम चुन सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जिसे आप लैंग्वेज फर्स्ट में चुनते हैं, उसी समान भाषा को आप लैंग्वेज 2 में चुन नहीं सकते हैं। और दोनों लैंग्वेज के लिए आपको 30-30 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। और इन टोटल 150 अंक के परीक्षा में आपको 90 अंक लाने होते हैं, जिससे आप केंद्र में शिक्षक बनने के लिए पात्र होते हैं।
केंद्र के साथ साथ आप बिहार में भी शिक्षक बनने के लिए पात्र होते हैं यदि आप 90 मार्क लाते हैं। यदि आप बीसी या ओबीसी के छात्र हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, महिला हैं, तो आपको बिहार में शिक्षक बनने के लिए सिर्फ 82 मार्क यानी 82 मार्क की ही आवश्यकता होती है। और यदि SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के छात्र हैं तो बिहार में शिक्षक बनने के लिए सिर्फ 75 मार्क की ही आवश्यकता होती है। जी, दूसरे शब्द जो मिलते जुलते हैं STET या बीएड, हमें DL DELED, ये भी हमें थोड़ा सा समझाएं कि ये क्या है, इसका क्या फंडा है। तो मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूं। सबसे पहले सर का सवाल है, मैं STET आप लोग को मैं पहले क्लियर कर लूं कि STET को हम लोग सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस परीक्षा के माध्यम से आप हाई स्कूल और +2 स्कूलों में आप शिक्षक बन के जाते हैं। और बीएड के बारे में मैं बताता चलूं, मेरे जितने भी यहाँ दर्शक मौजूद हैं, MT लाइव के जितने भी दर्शक हैं, उनमें से बहुत को ये बात पता भी होगी। मैं बताता चलूं कि बीएड एक प्रतिष्ठा की डिग्री है जो शिक्षा शास्त्र में प्राप्त की जाती है। जो छात्र बीए पास कर चुके होते हैं वह बीएड कर सकते हैं और बीएड करने के बाद उन्हें शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर मिलता है। एक शब्द डीएलएड भी आया है, कुछ मिलता जुलता शब्द, इसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूं कि डीएलएड एक एलिमेंट्री कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, जो +2 पास किए हुए छात्र होते हैं जिन्होंने बीए नहीं किया है, सिर्फ +2 किया है और वो भी शिक्षक बनने का सपना रखते हैं, तो वो भी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बन सकते हैं यदि वो डीएलएड कर लेते हैं। डीएलएड और बीएड दोनों 2 वर्षीय कोर्स होते हैं जिनमें आपको 2 वर्षों तक आपको अध्ययन करना होता है बच्चों के विकास का, बच्चों को पढ़ाने का ढंग का, और दोनों के माध्यम से आप शिक्षक बन सकते हैं। डीएलएड के माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक और बीएड के माध्यम से आप 6 से 8 हाई स्कूल, +2 और 1 से 5 में भी शिक्षक बनने के आप पात्र होते हैं। चलिए, हमने इन टर्म्स को समझा। ये शब्द जो अक्सर परेशान करते हैं बहुत सारे लोगों को, हमें लगता है छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें परेशानी नहीं होती होगी, लेकिन अभिभावक या बाकी लोग जब ये लगातार सुनते होंगे कि CTET की परीक्षा क्या है या BTET क्या है, इन शब्दों के बारे में हमने जाना। डीएलएड, बीएड, जो भी शब्द हैं इनके बारे में हमने अभी कौशल सर से जानकारी ली। हम कुछ टिप्पणियों पर आते हैं और फिर उसके बाद हम और भी ढेर सारे सवाल हैं और आपके भी जो भी सवाल हैं, हम इससे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अधिक से अधिक शेयर करें ताकि CTET की परीक्षा में जो शामिल हो रहे हैं या शामिल होने वाले हैं या जिन्हें असफलता मिली है इस बार भी, उन्हें ये जानना चाहिए कि सफलता के क्या क्या तरीके हैं, कि किन किन चीजों पर, किन किन सब्जेक्ट पर कैसे हम ध्यान दें, कैसे हम पढ़ाई करें। बाकी ढेर सारी चर्चा हो गई। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस MT लाइव के इस सेशन में हम इससे CTET जो भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेरीज आपके हैं, वो सारे आपके सॉल्व हो जाएं। हम ये कोशिश करेंगे। हम टिप्पणी पर अगर आते हैं, अंतिम से शुरू की तरफ हम जा रहे हैं। टिप्पणी में मनीष यादव पप्पू जी प्रणाम करते हैं। यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान लिखते हैं, जिस दिव्यांग को गांव से आने जाने में परेशानी होती है उनके लिए आपके कोचिंग में सर ऑनलाइन सुविधा है। ये हम ढेर सारे बहुत सारे हैं, हम फिर उनका जवाब भी लेंगे। मनीष यादव पप्पू जी प्रणाम करते हैं। हर्षवर्धन राठौड़ लिखते हैं, मधेपुरा जैसे क्षेत्र में ऐसे संस्थानों की निहायत जरूरत है जो बाहर जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में सक्षम नहीं है। वैसे छात्रों को आसानी से कैरियर बनाने का मौका मिलता है। आप और आपकी टीम को बधाई। अधिक से अधिक युवाओं को आप आत्मनिर्भर बनाने में सफल हो, यही कामना है। आलोक यादव सुपर लिखते हैं। अविनाश कुमार लिखते हैं नाइस सर। बीके यादव लिखते हैं राइट। बीके यादव लिखते हैं यस। एक हम देख रहे हैं कि कुछ टिप्पणियां आ रही हैं, एक टिप्पणियां इस तरह की, इस पर हम थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कस भी हम कर लें। दीपक कुमार कहते हैं फी ऑफ योर कोचिंग इज वेरी हाई, अनअफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास। बबीता कुमारी कहती है यस। ये आवाज के बारे में हमें लग रहा है कि हमने जो पूछा था उसके बारे में ये जवाब आ रहा है। अंशु कुमार कहते हैं बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। रंजीत यादव कहते हैं यस। पप्पू यादव कहते हैं यस। ब्रजेश राजधानी यादव यस। ओम प्रकाश कहते हैं ऑल इज वेल। राकेश रंजन यादव कहते हैं ऑडिबल। यादव विकास कहते हैं आवाज सही है। ब्रजेश राजधानी यादव कहते हैं जी बिल्कुल आवाज ठीक है। कुमार गौरव कहते हैं बिल्कुल ठीक आवाज। राकेश रंजन यादव कहते हैं ओके। हर्षवर्धन राठौड़ कह रहे हैं एकदम साफ आवाज आ रही है। राधिका यदुवंशी कहते हैं यस। राहुल राज कह रहे हैं फी बहुत है सर।
मोहम्मद जमील कह रहे हैं आवाज सही जी, आप ही के उस पर हमें लगा कि उस समय में हो सकता है कि नेटवर्क की थोड़ी समस्या टेम्पोररी आ गई होगी जमील जी, इसीलिए आवाज सही नहीं आ रही होगी। मुन्ना राजा मुन्ना भी कहते हैं फीस कम करने के लिए बोलिए। आलोक यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशन। उसके बाद हम आते हैं, एक आध टिप्पणी और लें, फिर हम आते हैं इस पर कि एक जो बार बार मुद्दा अक्सर उठता है मधेपुरा में, उस पर हम आते हैं कि नरेश लाल यादव कहते हैं प्रणाम सर। ब्रजेश राजधानी यादव कहते हैं मेरे मित्र बेमिसाल काम कर रहे हैं। राहुल यादव कहते हैं सातवां चरण का सिलेक्शन कब तक होगा। नीडू कुमार कह रहे हैं 100%। नरेश लाल यादव प्रणाम कर रहे हैं। सुरेश राठौर कहते हैं हाय। मिथिलेश कुमार कहते हैं रिजल्ट देने के लिए संस्थान को भारी बधाई। निधु कुमार हाय लिखते हैं। मनीष यादव पप्पू जी प्रणाम करते हैं जी। इतने सवाल। एक ये कॉमन क्वेश्चन आता है, ये फीस अधिक पर आता है। हम दोनों सर भी साथ में हैं, हम चाहेंगे कि हर एक जो भी पॉजिटिव टिप्पणियां हैं उस पर देखिए। फीस के बारे में हम पहले कह देते हैं, फिर हम सर से राय लेते हैं। फीस के बारे में जो संस्थानों की फीस होती है वो तय होती है। आप देखें कि फीस के बारे में हमें लगता है कि एक कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए कि सहरसा के अगर संस्थान ऐसे हैं तो वो फीस कितनी रखे हुए हैं, पटना के संस्थान फीस कितनी रखे हैं, या फिर बाहर जाकर के पढ़ने का खर्च हमारा कितना होता है। हमें अगर उतनी सुविधा अगर लोकल में ही मिल रही है तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात, हमें लगता है कि फीस देने में जो सक्षम होते हैं वो सक्षम होते हैं तो उनके लिए फीस बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता, क्योंकि ये पढ़ाई का मुद्दा होता है। आपको अच्छी पढ़ाई के लिए आपको कुछ न कुछ करना। हाँ, जो गरीब छात्र हैं या जो हमें लगता है कि बिल्कुल अक्षम है उसमें, वहां कुछ कंसीडर जरूर होने चाहिए। हम दोनों सर से एक बार इस पर राय चाहेंगे। क्या हमने जो कहा वो बात बहुत हद तक? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एमटी लाइव के जितने भी दर्शक हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग अभी हम लोग को लाइव देख पा रहे हैं। एक जो आपका सवाल था कि सर फीस बहुत हाई आप लोगों का है, तो मेरे प्रिय जो भी आप देख रहे हैं दर्शक, उनको मैं बताता चलूं कि देखिए, जो अभी जैसा सर राकेश सर ने कहा कि फीस मैटर नहीं करता, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी, लेकिन एक जो बीच वाला जो सेक्टर है, जो काफी लो तबके के लोग हैं जो फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनको दिक्कत है, तो उनके लिए संस्था बिल्कुल विचारणीय है और उनके फीस में हम लोग कंसेशन भी करते हैं। इसके लिए आप लोग आश्वस्त रहें। हम आपकी स्थिति को ध्यान में रख करके जितना भी होगा हम बिल्कुल विद्यार्थी के सपोर्ट में रहते हैं। पढ़ना अगर चाह रहे हैं कोई छात्र, तो हमें लगता है कि उन्हें बिल्कुल पढ़ने में सब लोगों का सपोर्ट रहेगा। हमारा सपोर्ट रहेगा। A to Z कोचिंग CTET क्लासेज जो हैं, गौतम सर और कौशल किशोर सर हैं, इनका बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। ये हम भी उम्मीद रखते हैं और आप लोग भी इसके लिए हमें लगता है निश्चिंत रहिए कि अगर किन्हीं को फीस में दिक्कत है या वो है तो वो बात की जा सकती है। जी। अगर फीस में दिक्कत है तो आप लोग आके संस्था पे मिल करके बात की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी। हम टिप्पणियों पर आते हैं, फिर हम लास्ट से लेते हैं टिप्पणी, और टिप्पणियां चूंकि ढेर सारी आ रही है, हमें लगता है कि ये सेशन जो है CTET का, हमें लगता है रोजगार के लिए ये सेशन बेहद जरूरी है। रोजगार कैसे प्राप्त करें और उसके लिए बेहतर है, और ये इस संस्थान के बारे में भी कई चर्चा है, कई टिप्पणियां भी आ रही हैं। राहुल कुमार कह रहे हैं प्लीज सर बताइए ना 7वां चरण का सिलेक्शन कब होगा। ये 7वां चरण का सिलेक्शन क्या है, क्या पूछ रहे हैं? तो सबसे पहले राहुल जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी बिहार सरकार 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया को अभी फिलहाल वह प्रक्रियाधीन है, वो चल रही है। 7वें चरण की जहां तक बहाली है, सरकार पूरी तरह आश्वस्त है और वह बहुत जल्द आने वाली है। उम्मीद किया जा सकता है कि वह मई और जून या जुलाई के बाद भी आ सकते हैं। क्योंकि राहुल जी या तमाम जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि फिलहाल कुछ समय बाद बिहार में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है और उस नगर निकाय के चुनाव के अंतर्गत आचार संहिता लगी रहेगी और आचार संहिता के अंतर्गत बहाली कर पाना सरकार के लिए वह आसान नहीं है। चुनाव नियमावली के अंतर्गत वह बहाली नहीं हो पाती है, लेकिन कम से कम वह आप लोग का फॉर्म अप्लाई जरूर करवा लेगी। यह हम लोग भी प्रयासरत है। हमारे भी कई टीम मेंबर्स हैं, कई साथी हैं जो अभी भी पट्टा में सचिवालय से रोज संपर्क में रहते हैं, वो मिलते रहते हैं। 7वां चरण बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि जो छात्र असफल हुए इस बार 2021 के सीटेट एग्जाम में, जो कि दिसंबर और 2022 के जनवरी तक आयोजित हुआ, उन छात्रों का एग्जाम जुलाई 2022 में होगा और वो भी सफल होकर 7वें चरण में आ जाएंगे। और सीट को सरकार कैलकुलेट कर रही है, जोड़ रही है। जितने पिछली बची हुई रिक्तियां हैं 6ठे चरण की, या 2012 से लेकर 2022 तक या 21 तक जितनी भी रिक्तियां सरकार के पास है, उन सबको सरकार जोड़ेगी और सबको जोड़कर अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आप सभी जितने भी सीटेड सफल हो चुके छात्र हैं वो एकदम मुहाने पर पहुंच चुके हैं, वह बहुत जल्द शिक्षक बनने जा रहे हैं। और आप बिल्कुल धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप सफलता की ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। बस कुछ दिन का और इंतजार, आप निश्चित तौर पर विद्यालय में होंगे। 7वां चरण बहुत नजदीक है। कुछ और हम टिप्पणियां लेते हैं, उसके बाद हम जानकारी हम हासिल करेंगे कि कैसे इसकी तैयारी करें, क्या क्या सफलता के लिए किन किन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वगैरह। राहुल कुमार कह रहे हैं ओके सर थैंक यू, इनका जवाब मिल चुका है। बीके यादव कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन सर, 95% स्टूडेंट पास किया A to Z कोचिंग से। यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान कह रहे हैं सर 80% दिव्यांगता प्रमाण पत्र वाले स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी छात्र को DLED में एडमिशन का प्रावधान क्या है। पुरुषोत्तम प्रिंस कह रहे हैं आप दोनों बहुत मेहनत करते हैं छात्र के पीछे, आपको दिल से धन्यवाद मधेपुरा में एक संस्था देने के लिए। ब्रजेश राजधान यादव पूछ रहे हैं कि गौतम सर से पूछा जाए कि CTET में अपार सफलता के बाद अगला टारगेट क्या है। आलोक यादव कहते हैं गौतम सर और राकेश सर को प्रणाम। राहुल यादव जी राहुल जी के प्रश्न का जवाब ये पूछ रहे थे 7वें चरण के बारे में, मिल चुका है। हरिमोहन कुमार कह रहे हैं, हरिमोहन कुमार हिमालय कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन सर। प्रशांत कुमार लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, सिंस वी गॉट ए जॉब आफ्टर पासिंग आउट TET टीचर्स एबिलिटी टेस्ट इन द ईयर ऑफ 2011 when result was 2.86% only. Since then I feel the exam is becoming more harder than earlier and everyone want to crack CTET. I think to pass out CTET a perfect strategy is needed. Only then a student can pass. One most important thing is language selection. Yes. ये इन्होंने बिल्कुल, हमें लगता है प्रशांत जी बहुत काम की चीज आपने लिखी है कि लैंग्वेज सिलेक्शन या फिर कैसे इसकी एक स्ट्रेटेजी तो होनी ही चाहिए। एक आप जो है उसकी तैयारी कैसे करें, उसके लिए एक जो है आपकी प्लानिंग, एक अच्छी प्लानिंग, किसी भी चीज में सफलता हासिल करने के लिए अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। हरिमोहन कुमार हिमालय कहते हैं किंग मेकर CTET गौतम सर। राहुल जी अंजलि आनंद कह रहे हैं बेस्ट। बीके यादव कह रहे हैं BPSC का बैच कब से स्टार्ट होगा सर। नरेश लाल यादव कहते हैं प्रणाम सर जी। हम कुछ और टिप्पणी को लें और हमें लगता है कि जो उसके बाद एक सवाल मनोहर कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन सर। मिंटू यादव कह रहे हैं सर प्रणाम। हरिमोहन कह रहे बिहार में 1 नंबर पर है A to Z कोचिंग सेंटर CTET में रिजल्ट देने में। रोशन कुमार कहते हैं CTET कितने दिनों का कोर्स करवाते हैं, फी कितना। अंजलि आनंद कहते हैं क्लास स्टार्ट कब होगा सर। जी हम एक चीज जानना चाहेंगे इसमें दोनों से, गौतम सर और कौशल सर से, कि ये CTET की परीक्षा कब कब आयोजित होती है और फिर ये किनके द्वारा आयोजित होती है और कितने अंक के, और इसमें सब्जेक्ट पर तो आपने चर्चा की, तो ये कितने अंक के होते हैं और कब कब आयोजित होती है और कौन इसको आयोजित करवाता है, और इससे फिर कहाँ कहाँ इससे जॉब का, एक शिक्षक की नौकरी के ऑप्शन कहाँ के लिए खुलते हैं। बिल्कुल, जैसा कि छात्रों राकेश सर का सवाल था कि आखिर ये CTET की परीक्षा जो होती है वो साल में कितने बार आयोजित होती है, तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नियम ये है कि प्रत्येक साल CBSE जो है साल में कम से कम 2 बार CTET की परीक्षा आयोजित कराएंगे। क्योंकि पिछले साल 2 साल से कोरोना का काल रहा, जिसके चलते 2020 और 21 का समय जो है CTET में एक ही बार परीक्षा आयोजित हो पाई। हालांकि 2021 का जो अभी रिजल्ट आया है CTET वाला, आप लोग गौर से देखोगे, एक बार जनवरी में CTET हुआ जो कि 20 में होना था, और एक बार ये दिसंबर में CTET हुआ। यानी ये जो आप 22 का रिजल्ट देख रहे हो छात्रों, यह रिजल्ट वास्तव में 2021 का ही डबल CTET है, दिसंबर वाला CTET। अब जो CTET आने वाला है वो जुलाई में प्रस्तावित है और उसके बाद जो CTET आएगा वो दिसंबर में आएगा। फिर तो जुलाई वाला जो CTET आने वाला है, जुलाई 2022 वाला CTET,
वो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 15 अप्रैल से लास्ट अप्रैल तक उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आप लोग उसमें फॉर्म भर सकते हो और मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग भी 7वें चरण में आओगे। बिल्कुल जो जुलाई में सीटेट पास करोगे, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि A to Z कोचिंग की तरफ से आपको यह आश्वस्त कर देते हैं कि जुलाई वाला छात्र भी अगर पास करेगा तो वो भी 7th फेज का जो टीचर रिक्वायरमेंट बिहार गवर्नमेंट लाने जा रही है उसमें वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये बात आप लोग जान लीजिए। दूसरी बात सर ने एक और बात कही कि आखिर सीटेट पास करने के बाद प्लेसमेंट क्या है। तो छात्रों में बताता चलूं कि पहला प्लेसमेंट तो हमारा बिहार सरकार में सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए है। दूसरा प्लेसमेंट अगर आपने 90 मार्क्स से एवं प्राप्त किया है तो केवीएस, एनवीएस, सैनिक स्कूल, नेतरहाट या फिर आप कह सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो अदर स्टेट गवर्नमेंट लाती है, क्योंकि 10% आरक्षण के साथ जो देती है कि दूसरे स्टेट के छात्र भी वहां जाके फॉर्म भर सकते हैं, तो उसमें भी आपको एक अच्छा खासा प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो घबराना नहीं है छात्रों। जो बिहार सरकार की शिक्षक में आप लोगों को जो सीटेट आप लोगों ने जुलाई में किया होने वाला है उससे पास करके आप बिल्कुल बिहार सरकार के 7th फेज जो 7वां चरण की बहाली आ रही है उसमें आप जा सकते हैं। तो कोई भी छात्र जो दिसंबर में 1-2 मार्क्स से फेल किए हैं, जिनको कुछ टेक्निकल इश्यू के चलते कोई समस्या हुई है, तो घबराने की बात नहीं है। 7th फेज में आप भी आओगे। जुलाई वाला सीटेट आप करो, मेहनत आज से लग जाओ करने के लिए। आपका भी 7th फेज में इसी साल तक में आपका भी सरकारी स्कूल में योगदान होगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत शानदार बात कही है कि उम्मीद रखें और फिर लगातार ये निकल रही है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उस हिसाब से ये साल में 2 बार आयोजित भी हो रही है, साथ साथ बहुत सारे छात्र निकल रहे हैं। जब मधेपुरा से इतना अच्छा रिजल्ट हो रहा है तो हम समझते हैं कि एक रोजगार के लिए ये एक बेहतरीन अवसर है। कुछ टिप्पणियां हम लेते हैं और फिर उसके बाद जो है कुछ और चीज हम जानेंगे। मिंटू यादव कह रहे हैं कौशल सर, गौतम सर और मधेपुरा टाइम्स का वेलकम। अंजलि आनंद कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाई कराते हैं सर। आलोक कुमार कह रहे हैं बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। हम भी जनवरी 2021 में 94 अंक लाकर सफल हुआ हूं। मिंटू यादव के ही आईडी से उसमें लिखा जा रहा है, हमें लगता है उनके साथ होंगे, कि सर हम आपका लालू कुमार स्टूडेंट। लालू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एकदम याद कर रहे हैं आपके छात्र। मनोहर कुमार कह रहे हैं बीएड मैं किया हूं 1 to 5 पास जॉब मिलेगा। बीएड करके क्या जॉब किया, फिर ये परीक्षा पास करनी होगी अभी जी। तो यदि आप बीएड किए हैं और यदि आप 1 से 5 तक प्राप्त करना चाहते हैं जॉब, तो एनसीटी के गजट के मुताबिक आपको बीएड के आधार पर 1 से 5 में जॉब मिलेगी और निश्चित मिलेगी। चूंकि एक मुद्दा कुछ दिन पहले आ रहा था या कुछ ही दिन पहले उठा है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने ये कहा था कि बीएड वाले जो है 1 से 5 तक बेसिक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, और राजस्थान के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। तो इससे बिहार के छात्र को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीटीई गजट में ये भी लिखा था कि प्रत्येक राज्य अपने स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और बिहार सरकार ने यह निर्णय अपने स्वविवेक से ही लिया है। और बिहार में हाईकोर्ट का भी यह फैसला है कि बीएड वाले को 1 से 5 में शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। आप बन सकते हो, आपको मौका है, बिल्कुल मौका है, आप घबराए नहीं, आप शिक्षक बनेंगे। जी चलिए आगे हम टिप्पणी लेते हैं। रूबी राठौर लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन सर। मिंटू यादव कहते हैं A to Z कोचिंग है तो CTET मुमकिन है। राहुल कुमार कह रहे हैं सर जो दोनों पेपर में पास हुआ वो 105 और 6 से 8 दोनों में फॉर्म भर सकता है ना सर? जी हमें लगता है भर सकता है जी। विक्की कुमार कह रहे हैं सर आई वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लास प्लीज सर, A to Z कोचिंग में ऑनलाइन क्लास करिएगा। मनोहर कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन सर। मिंटू यादव फिर लिख रहे हैं सर प्रणाम सर। हरिमोहन कुमार हिमालय कह रहे हैं बिहार में 1 नंबर पर है A to Z सिटी रिजल्ट देने में। जी हम एक आध टिप्पणी और लें और फिर हमें लगता है कि जो अगला प्रश्न जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। बीके यादव राइट कर रहे हैं, अंजलि आनंद भी राइट कर रही है, मिंटू यादव कह रहे हैं, सेतु सिंह राजपूत कह रहे हैं बोथ टीचर्स आर द बेस्ट टीचर्स इन मधेपुरा फॉर CTET प्रिपरेशन, नो डाउट जीनियस। जी हम एक चीज जानना चाहेंगे दोनों से, गौतम सर और कौशल सर से, कि
एक जो सामान्य सा होता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें कितना है, इसकी तैयारी कैसे करें, क्वालिफाइंग कितने में हम क्वालिफाई कर दें, या फिर क्वालिफाई करने के लिए अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, और कैसे हम तैयारी करें, इसकी जानकारी हमको। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि CTET में क्वालिफाइंग मार्क जो भी जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 90 मार्क है, उन्हें 90 मार्क चाहिए। जो भी OBC, BC या जनरल कैटेगरी के महिला हैं उन्हें बिहार में शिक्षक बनने के लिए 82 मार्क ही चाहिए। और जो भी SC, ST या फिजिकल डिसेबल जो भी छात्र हैं उन्हें बिहार में शिक्षक बनने के लिए 75 मार्क यानी 75 मार्क ही चाहिए। इसके साथ मैं आपको इसके प्रिपरेशन के बारे में बताता चलूं, ये बहुत ही गंभीर सवाल है और बहुत ध्यान देने योग्य सवाल है। जितने भी छात्र हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग गौर से इस चीज को सुने, क्योंकि बहुत ऐसी जगह है जहां आपको इस चीज की जानकारी नहीं मिलेगी। CTET पास करने के लिए, CTET में स्कोर करने के लिए या उसे क्रैक करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट को फोकस करने की जरूरत है वह है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी शिक्षण। टोटल 150 मार्क यानी 150 अंकों के इस परीक्षा में टोटल 90 मार्क के क्वेश्चन आपको बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से ही देखने को मिलते हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 90 मार्क क्वालिफाइंग है और 82 मार्क बिहार के लिए क्वालिफाइंग है, OBC और जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए। उनको मैं बताना चाहूंगा कि 90 मार्क आपको सिर्फ शिक्षण और बाल विकास से ही मिल जाता है, तो आपका ज्यादा फोकस शिक्षण पर ही रहना चाहिए, बाल विकास पर ही रहना चाहिए। आप कभी भी उन चीजों के पीछे न भागें जिन्हें आप और मजबूत नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि लैंग्वेज, एक सवाल पूछा गया था एक दर्शक के द्वारा कि लैंग्वेज सिलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये बिल्कुल सही है कि लैंग्वेज सिलेक्शन करने के लिए हमारे बिहार, मधेपुरा या इस क्षेत्र के छात्र जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में और लैंग्वेज सेकेंड में इंग्लिश या संस्कृत प्रीफर करते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत जितने भी छात्र होते हैं उनमें अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं होने के कारण उनमें अंग्रेजी विषय की पकड़ थोड़ी कमजोर होती है और वे इंग्लिश CBSE का पास नहीं कर पाते, इसीलिए वे संस्कृत प्रीफर करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि CTET में आपको संस्कृत व्याकरण से ज्यादा उसके शिक्षण पर फोकस करने की जरूरत है। व्याकरण से ज्यादा शिक्षण आपका रिजल्ट कराएगा और किसी एक विषय के भरोसे आपका कभी रिजल्ट नहीं हो सकता है। आपको यदि कोई गुमराह कर रहे हैं तो उसके बहकावे में न आवे, किसी भी अलूल जलूल जगह पर अपना समय बर्बाद न करें। या तो घर से पढ़ाई करें या अच्छे शिक्षक से मार्गदर्शन लें जिनको विभिन्न वर्षों में पास कराने का अनुभव हो, रिजल्ट देने का अनुभव हो, उनसे अनुभव प्राप्त करें। आपके भविष्य का काम है, नहीं तो इस खुले हुए बाजार में, मार्केटिंग में आपका भविष्य दांव पर लगा हुआ है छात्रों। इसीलिए तैयारी अपने बेस से करें और शिक्षण और बाल विकास पर ज्यादा फोकस करें। अच्छा, एक सामान्य इसी बीच में जो है एक सामान्य सा क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि क्या CTET पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए क्या जरूरी है कि हम कोचिंग का सहारा लें या फिर सेल्फ स्टडी से भी हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए छात्रों, जैसा मैं मेरा आज जैसा राकेश सर आज हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं, इनमें राकेश सर का कहना हुआ कि क्या CTET की परीक्षा में कोचिंग करना जरूरी है। तो छात्रों मैं बताता चलूं कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी छात्र का रिजल्ट नहीं करा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप नोट कर लो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी छात्र का रिजल्ट नहीं करा सकता है जब तक छात्रों में खुद डेडिकेशन ना हो। अगर छात्र डेडिकेशन के साथ पढ़े तो वो घर पर बैठकर भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जाने की जरूरत नहीं है। ना तो A to Z में आने की जरूरत है, ना ही किसी और कोचिंग में जाने की जरूरत है। अगर वो मेहनत करे, सही मार्गदर्शन से पढ़े, बाल विकास को फोकस करे, शिक्षण को फोकस करे, तो वो घर बैठे पढ़ सकता है। मेरे पास भी आने की उसको जरूरत नहीं है, लेकिन मेहनत से पढ़ोगे तभी रिजल्ट आपका होगा। बिल्कुल, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत तो आपको करना है, हार्ड लेबर वही करना होगा, वही आपको सफलता दिलाएगा। कोचिंग का जहां तक एक जो अभी तक जो एक्सपर्ट्स से हमने बात की है, जितने भी एक्सपर्ट्स, कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ भी आपने देखा होगा, MT लाइव के दौरान भी सिविल सेवा भी पास करने वाले एक्सपर्ट्स यहाँ आए हुए हैं, BPSC पास करने वाला आए हुए हैं, साथ साथ आप नीट से मेडिकल से लेकर के बाकी
जो अलग अलग परीक्षाओं में सफलता हासिल की है वो भी आए हुए हैं। एक निष्कर्ष, जब भी कोचिंग के बारे में पूछा जाता है तो एक चीज जरूर कहते हैं कि सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, घर बैठ करके भी खुद के अध्ययन से भी हो सकता है। कोचिंग एक मार्गदर्शन देने का काम करता है और कोचिंग में से जो मार्गदर्शन मिलता है, स्टडी मटेरियल या फिर एक भटकाव का जो एक दौर आता है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कहां से जानकारी लें, तो एक कोचिंग में वो सारी चीज जो है, एक उनका जो रिसर्च अपना वर्क होता है तो वो कोचिंग में आराम से मिल जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग जो है प्रेफर करते हैं कि रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, वो उनको लगता है कि जो हम कोचिंग भी कर लें ताकि मार्गदर्शन भी सही डायरेक्शन में हम आगे तैयारी कर सकें, इसके लिए भी कोचिंग की। लेकिन एक बात तो जरूर है कि पढ़ना स्टूडेंट को ही है और जिद अगर हो तो हमें लगता है कि जैसा गौतम सर ने बताया कि कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है। अगर पढ़ाई की अगर जिद हो, पढ़ाई खूब अगर पढ़े और सही डायरेक्शन में अगर खुद से पढ़ ले तो फिर कोचिंग की आवश्यकता कहाँ है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। हम आइए कुछ टिप्पणियां लेते हैं और फिर आगे हम करते हैं। अंशु कुमार लिखते हैं, A2Z मधेपुरा की धरती पर इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। मिंटू यादव कहते हैं, सर आज बहुत बड़ी बात है कि तीनों गुरु एक साथ हैं, वेलकम। अंजलि आनंद कहते हैं, ओल्ड स्टूडेंट के लिए कब से क्लास स्टार्ट होगी सर? ये चूंकि एक बार और ये कह रहे हैं इसलिए जवाब हमें लगता है ये लेकर के मानेंगे। एक जगह और लिखा हुआ है कि मेरे सवाल तो मैं अभी एक बार मैं जवाब दे दूं। तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए A2Z कोचिंग में क्लास अप्रैल से प्रारंभ हो रही है, 10 अप्रैल के बाद से। न्यू स्टूडेंट के लिए 25 मार्च से बैच प्रारंभ है, आप आकर एडमिशन ले सकते हैं। जो ओल्ड है, जो पिछले बार पढ़ चुके हैं, उन्हें फिर से उतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जिस पॉइंट पे कमी है उस पर ही फोकस किया जाएगा और कुछ नए टीम मेंबर के साथ जो है इस बार A2Z कोचिंग नई तरीके से पढ़ाई करवाएगी और बेहतर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। तो आप आए 10 अप्रैल के बाद और वह बैच आपका स्टार्ट रहेगा। जी, हमें लगता है कि अंजलि आनंद जी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। हरिमोहन कुमार हिमालय कहते हैं, करेक्ट सर। मिंटू यादव कहते हैं, सिलेबस डिटेल्स बता दें। हम आते हैं इस पर थोड़ा सा और फिर हम चर्चा करते हैं। जी, रूबी राठौड़ लिख रहे हैं, BTET का भी बैच चलेगा सर। सुनील कुमार एक बीच में लिख रहे हैं, 83 मार्क्स चाहिए OBC के लिए। मिंटू यादव कह रहे हैं, सर न्यू बैच का टाइमिंग क्या होगा? मिंटू यादव कह रहे हैं, सर यहां से हम 3 बार क्रैक किए हूं A2Z कोचिंग से। जी, राहुल कुमार कह रहे हैं, सर जो दोनों पेपर में पास हुआ 1 से 5 और 6 से 8 दोनों पेपर में फॉर्म भर सकता है ना? ये इनका सवाल है। साथ साथ हम एक ये चीज जानना चाहेंगे, एक प्रश्न भी उसी हमें लगता है कि उसी आशय का आ रहा था कि इसके लिए CTET पास करने के लिए दोनों सर से पूछना चाहेंगे, किताबें कौन कौन से पढ़ें? क्या किताबों का सिलेक्शन भी एक इसमें मायने रखता है? किताबें कौन कौन से पढ़ें और किस सब्जेक्ट या किस चैप्टर पर हमें ज्यादा ध्यान दें? ज्यादा और कम ध्यान वाली भी बात आ जाती है उसमें, तो कैसे करें इसका? तो और सबसे पहले हमें जानकारी दे दें, एक बार फिर से रिवाइज करा दें कि जैसे इसके 5 पेपर हैं, तो 5 पेपर कौन कौन से पेपर हैं? जैसा कि कह रहे हैं सर, तो मैं बताता चलूं सभी दर्शकों को कि सीटेट की जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें 5 कुल सब्जेक्ट हैं, जिन 5 सब्जेक्ट को छात्रों को सही ढंग से पढ़ने की जरूरत है। जिसमें पहला सब्जेक्ट आता है CDP, जिनको हम लोग बाल विकास कहते हैं। पेपर 1 का मैं बात कर रहा हूं। दूसरा सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स। तीसरा सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंट स्टडी। चौथा सब्जेक्ट और 5वां सब्जेक्ट 2 लैंग्वेज पेपर आते हैं। मेरे छात्रों और मेरे दर्शकों में बताता चलूं कि जो 2 पेपर आपके हैं, जो लैंग्वेज पेपर हैं आपके, वो आपको खुद सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि कौशल सर ने आपको बताया कि हमारी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से 20 भाषा को सीटेट आयोजित कराती है। अपने केंद्रीय शिक्षक पात्रता के माध्यम से हम लोग को चूज करने का ऑप्शन देती है, परंतु दुर्भाग्य से मैथिली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको CBSE सीटेट में स्थान नहीं दी हुई है। ये हम लोगों के लिए, हम लोगों के क्षेत्र के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। खैर ये बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये मैं बताता चलूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 30-30 मार्क के सवाल आपको पूछे जाते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में उससे रिलेटेड शिक्षण शास्त्र है और बाल विकास का उससे जुड़ाव है। तो मेरे मित्रों, छात्रों, मैं कहना चाहूंगा कि आप बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पर ज्यादा कवर करें, जिससे आपका रिजल्ट घर बैठे भी हो जाए, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत आपको ना पड़े। ये मेरी आप लोगों को विशेष सलाह है कि आप लोग पढ़ने का सही माहौल बनाएं, सही तरीका से पढ़ें। गलत तरीका से पढ़ोगे तो रिजल्ट आपका खराब हो सकता है।
जी बिल्कुल। हम कुछ टिप्पणियों पर आते हैं, फिर उसमें अच्छा एक चीज हमें लगता है कि मेरे सवाल के जवाब में एक बात छूट गई, किताबें कौन कौन सी पढ़ें ये भी बता दीजिए, ताकि घर से अगर कोई तैयारी करना चाहे तो उनके लिए उपयोगी है। तो देखिए, यदि आप किताबें पढ़ने चाहते हैं तो किताबों के लिए ढेर सारी पब्लिकेशन की बुक हैं। उनमें से मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक को पढ़ें। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको ये तो बताएंगे कि अपना अनुभव क्या है। हाँ, ये मैं अपना अनुभव आपको बताता चलूं कि आप मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक को पढ़ें। आप ज्यादा फोकस करें कि आपने डीएलएड और बीएड में जो आपके शिक्षण शास्त्र की किताबें हैं उन किताबों पर आप ज्यादा फोकस करें। डीएलएड और बीएड की किताबों को ज्यादा पढ़ें, जिनसे आपका शिक्षण शास्त्र और बाल विकास पर पकड़ जो है वो मजबूत होगा, उनमें आपको ज्ञान ज्यादा होगा। और यदि आप पब्लिकेशन या गाइड बुक की बात करें तो वो मैग्रो हिल की पढ़ें, अच्छी बात है। और इसके अलावा आप जो है वो बीएड चाहे आप जहां से भी किए हो, वो जो आपको यूनिवर्सिटी जो आपको प्रोवाइड करती है वो आप बुक को पढ़ें, और उस बुक से रिलेटेड चीजें ही आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेगी और बेहतर ढंग से आप सवाल का जवाब दे और एक मैं बात बताना चाहूंगा, एनसीईआरटी की जो बुक है उनको ज्यादा प्रेफर करें। हाँ। याद रखें, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे आप लोग कि एनसीईआरटी की जो बुक दी जाती है आपको, वो एनसीईआरटी के बुक को थ्रो और डीपली एनसीईआरटी किताब इसके लिए भी आती है। बिल्कुल वही 6, 7, 8 का जो बुक है एनसीईआरटी का, आपने अगर 5 से लेकर 6, 7, 8 तक का बुक अगर आपने सही से कमांड कर लिया तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, आप खुद पास कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता चलूं कि एनसीईआरटी बुक में आप कक्षा 3, 4, 5 की ईवीएस यानी पर्यावरण को, कक्षा 3, 4, 5 के गणित को, कक्षा 6, 7, 8 के आप जो है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को पढ़ें। और मैं आपको एक चीज मैं यहाँ क्लियर करता चलूं, चूंकि इससे पहले भी कई बार सवाल उठा, पेपर 2 के बारे में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, एक बार मैं वो भी क्लियर करता चलूं। तो चूंकि हम लोग तभी से बात पेपर 1 की ही कर रहे हैं, पेपर 2 में आपको सारा सब्जेक्ट तो सेम ही रहता है, बाल विकास भी रहते हैं, आपको भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड का भी ऑप्शन रहता है। इसके साथ साथ आपको पर्यावरण और गणित के जगह पर वैसे छात्र जो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि सब्जेक्ट से जो बीए किए हुए हैं उनको सामाजिक विज्ञान चूज करना पड़ता है पेपर 2 में। और वैसे छात्र जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या मैथमेटिक्स से बीए किए रहते हैं उन्हें मैथ साइंस सेलेक्ट करना पड़ता है 6 to 8 यानी पेपर 2 में। उन्हें 60 मार्क का अलग से सवाल पूछा जाता है पेपर 2 में, जिसमें सामाजिक विज्ञान के प्रश्न रहते हैं। और पेपर 2 में जो मैथ साइंस सेलेक्ट करते हैं उन्हें विज्ञान और गणित के सवाल रहते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के एनसीईआरटी के बुक को आप पढ़ें, और सामाजिक विज्ञान के बाद विज्ञान और गणित में आप कक्षा 6 से 8 तक के विज्ञान और गणित को पढ़ें, यह सबसे बेहतर है। और इसके अलावा बाल विकास और शिक्षण के लिए आप बीएड की बुक को ज्यादा या डीएलएड की बुक पर ज्यादा फोकस करें। जी, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें लगता है जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ढेर सारी जानकारियां, और हमें लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक दिशा निर्देश जरूर मिला होगा। और हम आते हैं फिर टिप्पणियों पर बात करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हम सर से और कुछ जानना चाहते हैं। मनोहर कुमार लिख रहे हैं, सर ऑनलाइन शुरू कीजिएगा सर। मिंटू कुमार कह रहे हैं हैप्पी होली सर, आपको भी मिंटू यादव कह रहे हैं। प्रवेश कुमार कह रहे हैं सर ऑनलाइन क्लास की सुविधा है क्या। चंदन प्रकाश कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास की सुविधा है क्या। मनोहर कुमार कह रहे हैं मध्यप्रदेश की धरती पे A to Z कोचिंग नंबर 1 पर। मिथिलेश वत्स कह रहे हैं एमटी लाइव इज डूइंग एन आउटस्टैंडिंग वर्क दीज डेज सिंस दे इनवाइट एजुकेशनल पर्सनैलिटीज टू इंस्पायर एंड मोटिवेट मध्यपुरियन स्टूडेंट्स। शुक्रिया मिथिलेश जी आपका। अंजलि आनंद कह रहे हैं थैंक यू सो मच। राहुल कुमार कह रहे हैं आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, भगवान आपको लंबी आयु दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी। लव कुमार जी कह रहे हैं कोचिंग का टाइम। सिद्धू कुमार सिंह कह रहे हैं जब मैं 2020 में सीटीईटी का प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम में मुझे बिल्कुल भी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पास कर पाऊंगा, लेकिन दोनों टीचर्स के गाइडलाइंस के कारण ही पास कर पाया। दोनों सर ने दिन रात एक कर दिया। मुझे याद है कौशल सर की तबीयत खराब थी, फिर भी वो हम लोगों को 3-4 आवर्स पढ़ा रहे थे। थैंक यू सर। A to Z ये अंशु कुमार की टिप्पणी है। A to Z सी कोचिंग मधेपुरा की धरती पर इस संस्था को
जी, तो आप लोग इसी तरह टिप्पणियों से मनोबल बढ़ाते रहें और इनकी जानकारी का अभी जो हमारे साथ हैं गौतम सर हैं, A to Z कोचिंग CTET क्लासेज कोचिंग का ही नाम है, क्योंकि CTET जो है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी परीक्षा इन दिनों रोजगार के लिए हमें लगता है कि एक बेस्ट एग्जामिनेशन है रोजगार पाने के लिए, और इस मौके को शायद कोई नहीं छोड़ना चाहता है। तो इसके लिए हमारे साथ दोनों सर हैं, गौतम सर है, कौशल किशोर सर हैं, A to Z कोचिंग CTET क्लासेज से हैं। और हम एक चीज जानना चाहेंगे अंत में लाइव से इजाजत लेने से पहले कि CTET जैसी परीक्षाओं या ऐसी और जो भी परीक्षाओं हैं जिसमें सफल होने के लिए आप MT लाइव के माध्यम से हमारे जो भी छात्र हैं, जो दर्शक जो हैं और छात्र के रूप में हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे करें वो? तो मैं MT लाइव के जितने भी दर्शक हैं या इस MT लाइव की तरफ से मैं सभी को सबसे पहले ये संदेश देना चाहता हूं कि अपने मनोबल को गिरने न दें। आप अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा उठाए रखें, मेहनत पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करें, और CTET और इसके अलावा अदर जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हैं, सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम को कम से कम आप फेस जरूर करें, प्रिपरेशन जरूर करें। मैं छात्रों को एक बात भी बताना चाहता हूं, जो कि मैं सर्वथा हमेशा क्लास में भी बोलता रहता हूं, कि आप छात्र हैं और आपका कर्तव्य ही है पढ़ना, और इस कर्तव्य का निर्वाह करना ही आपका काम है। आपके माँ बाप, आपके जो परिजन हैं, वो आपसे बहुत बड़ी आस लगाए हुए हैं, बहुत मेहनत करके आपको पैसा दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उन्हें बर्बाद न करें। समय को समझें, वक्त को समझें, ये बीत जाएगा, फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। और सीटेट और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, इसमें सफलता के लिए आपको आपका अथक मेहनत, आपका खुद पे विश्वास और अपने आप को जानने का काम ही आपको सफलता दिलाता है। और सफलता से कभी घबराए नहीं, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। इसके साथ में एक चीज और आपको कहना चाहता हूं, बहुत सवाल आ रहा था कि ऑनलाइन की सुविधा बिल्कुल हमारे क्लास में है। A to Z कोचिंग का YouTube चैनल भी है, वेबसाइट भी है, इस पर ऑनलाइन क्लास लेने का भी प्रयास किया जाएगा। जैसे कि आपको बताया गया कि हम लोग बेहतर प्रयास करते रहे हमेशा कि आप लोगों को सफलता दिलाया जाए। बीमारी के हालत में भी आपको पढ़ाया गया है। तो आपका भी डेडिकेशन बनना चाहिए कि आप अथक मेहनत करें, अपने आप को पहचानें और अपने माँ बाप, अपने परिजनों के द्वारा संजोए गए सपने को आगे ले जाने का काम करें। और मैं चाहूंगा कि हमारे डायरेक्टर गौतम सर भी ये भी कुछ बोलें इसके बारे में। जैसे सभी छात्रों से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, आप लोग जो सीटेट की परीक्षा जो जुलाई में आयोजित होने वाली है, तो मेहनत को फुल्ली डेडिकेशन के साथ करें, मेहनत में कमी ना करें, बिल्कुल सही मार्गदर्शन में रहें, अच्छे लोगों के संसर्ग में रहें, नकारात्मक जो प्रभाव, जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास भरी हुई है, उससे दूर रहें, हर वक्त अपने आप को पॉजिटिव रहें, रिचार्ज रखें, जिससे आगे जो सीटेट जुलाई में आने वाला है उसमें आपको बेहतर सफलता मिले। और मैं A to Z कोचिंग सेंटर मधेपुरा, जो सीटेट क्लासेस के नाम से जाना जाता है, उसके तरफ से सभी छात्रों को, जो भी मधेपुरा और राकेश सर हैं, हमारे MT लाइव के जो भी दर्शक हैं, मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी कमी हमारे कोचिंग में, अगर किसी एक आध नंबर से कोई छूट गए हो या कुछ परसेंटेज से कोई कमी अगर रह गई हो, तो इस बार जुलाई वाले बैच में हम लोग उस सारे कमियों को दूर करके बाहर से फैकल्टी मेंबर की बात चल रही है और बाहर से अच्छे अच्छे शिक्षकों को लाके, ताकि रिजल्ट और बेहतर कर सके, तो ताकि 7th फेज जो बहाली आ रही है उसमें इस बार A to Z कोचिंग का 100% कम से कम रिजल्ट हो सके। और साथ ही मैं एक बार कहना चाहूंगा कि आज हमारे कोचिंग के एक छात्र आशुतोष कुमार है, जिन्होंने 128 नंबर लाकर पूरे बिहार में हमारा नाम, A to Z का नाम गौरवान्वित किया है। मैं उनको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका और काफी डेडिकेशन के साथ उन लोगों ने पढ़ाई की। हमारा भी एक सपना था कि हमारा भी छात्र बिहार में नाम करे, और उन्होंने 128 नंबर ला करके बिहार में हमारा जो A to Z कोचिंग का नाम जो है वो बुलंद किया है। मैं इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो एक मिनट में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जैसा कि सर ने आपको बताया कि नेगेटिव एनर्जी से बच के रहें, और मैं आपको एक शब्द इसमें और देना चाहता हूं कि आप अपने डिसीजन लेने वाले, निर्णय लेने वाले आप खुद बने।
और स्वविवेक से निर्णय लें, किसी दूसरे के बहकावे और ठग के चक्कर में न पड़ें, और या तो खुद से पढ़ें या बेहतर शिक्षक से पढ़ें जो आपका रिजल्ट कराते हैं, उनसे पढ़ें। मैं एमटी लाइव A to Z कोचिंग सबकी तरफ से सभी को अभी से हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी छात्र इसी तरह मेहनत करते रहें और सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करें, यही मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं, और आप लोग सफल हों, इसका ढेर सारा आशीर्वाद हमारे गुरुजन, मेरे तरफ से और मेरे पूरे टीम मेंबर और एमटी लाइव की तरफ से। जी, लाइव से इजाजत लेने से पहले हम भी यही कहना चाहेंगे कि बड़ी अच्छी बात कही हमारे साथ गौतम सर और कौशल किशोर सर थे कि निगेटिव एनर्जी से बिल्कुल बच के रहना है, गलत लोगों की सलाह कभी जीवन में ना लें, ये बात हम भी कहेंगे, वरना पता चलेगा कि आप भटकते रह गए और फिर समय वापस नहीं आता है। जैसा बताया गया, अभी बताए सर ने, कौशल सर ने भी बताए, इन्होंने बताया कि आपका समय जो गुजर जाएगा वो फिर वापस नहीं होगा। समय का सदुपयोग करें, खुद को रिचार्ज करें, जैसा गौतम सर ने बताया, खुद को रिचार्ज रखें, हमेशा जोश में रहें इसके लिए। और पढ़ाई तो आपको करनी ही है, पढ़ाई वैसे भी करनी है, क्योंकि समय का सदुपयोग अगर करना है तो आप याद रखें कि सिर्फ CTET के लिए नहीं, आपको जीवन भर पढ़ना है। जीवन भर पढ़ाई से मतलब रखिए, एजुकेटेड लोगों के संगत में रहिए और कभी निराश मत होइए। आपको हर कुछ मिलेगा, जीवन की हर इच्छा आपकी पूरी होगी अगर आप संघर्ष में हैं, अगर आप एजुकेशन में हैं, आप पढ़ाई में हैं। हमारे साथ थे गौतम सर और कौशल किशोर सर, बहुत बहुत शुक्रिया लाइव में लगातार बने रहने के लिए। और इतने सारे जो लोग अभी भी हमें लगता है कि 4 दर्जन के आसपास जो दर्शक बने हुए हैं, हमें लगता है उन्हें ढेर सारी जानकारी मिली होगी। CTET और इससे संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो। होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, आप दोनों का फिर से शुक्रिया कि हमारे स्टूडियो में आकर के छात्रों को इतनी अच्छी बातों की जानकारी दी और इतना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैप्पी होली।